देखिए आपका द इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका सेक्शन हमने 70 शुरू किया था, उसको फिर आगे बढ़ाया जाए। देखिए धारा 17 में आपका एडमिशन या स्वीकृति को परिभाषित किया गया है, और स्वीकृति की हमने परिभाषा में दो तीन और टेक्निकल बातें भी निकाली थी। एक तो इमेज, जो नया क्वेश्चन इस समय बन रहा है, इमेज मिरर यानी कि स्वयं का दर्पण किसे कहा जाता है, तो वह एडमिशन या स्वीकृति को, जो बिल्कुल नया क्वेश्चन यानी कि पहली बार इतिहास में बीएचयू एलएलएम में प्रवेश परीक्षा में ये क्वेश्चन बना और कहीं नहीं बना। दूसरा आपका एडमिशन होता क्या है, ये आपको बताया गया कि एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो या तो मौखिक तरीके से या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट। तो फिर अगला क्वेश्चन आपका यूपीजे में बना है, और वह बना है कि किस सेक्शन में संशोधन किया गया। 4 धाराएं दी, अब उसमें छांटना पड़ेगा, 17 भी एक थी। फिर किस सन में किया गया, तो आपका 2000 में, और 17 में क्या जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये क्वेश्चन। तो ये जो कथन है क्या करता है, किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ इंडिकेशन देता है, कुछ अनुमान इंगित करता है। लेकिन ये अनुमान जो इंगित कर रहा है, ये किन व्यक्तियों द्वारा और किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, तो जिनका वर्णन धारा 17 के बाद, या उसको शुद्ध हिंदी में ए तस्मिन पश्चात, जहाँ भी शब्द ए तस्मिन पश्चात रहे, दिमाग स्थिर करके पकड़ना है। ए तस्मिन पश्चात का मतलब इस धारा के बाद। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एविडेंस में ही सेक्शन 5 का उदाहरण उठाइए। सेक्शन 5 ये बताता है कि किसी वाद या कार्यवाही में या तो किसी विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का, या ऐसे तथ्यों को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है जिन्हें ए तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि सुसंगत तथ्यों के विषय में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, तो 5 से 55। लेकिन एक शब्द चेंज कर दे कि सुसंगत तथ्य कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो 6 से 55 हम कहाँ से निकाले, सेक्शन 5 से। तो ये तस्मिन पश्चात का मतलब क्या हुआ, इस धारा के बाद। फिर कल बताया गया था कि आखिर धारा 17 के बाद कौन कौन वह धाराएं हैं जहां की उन पर्सनों का भी और उस कंडीशन का उल्लेख है जिन व्यक्तियों द्वारा और जिन परिस्थितियों में किए गए कथन को आपका स्वीकृति माना जाएगा। तो धारा 18, 19 और 20। और हम शुरू किए थे आपका सेक्शन आपका 18 शुरू किया गया था, और पिछली बार आपका इसके पहले वाले यूपी एपीओ में भाई क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आपका ये आया है, फिर मैं बता दूं, क्वेश्चन आपका ये आया था पिछली बार ही, आप मैंने इसके पहले 2015 यूपी एपीओ में क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन एडमिशन माना जाएगा। तो उसमें 3 ऑप्शन दिया था, उपर्युक्त सभी भी लिखा था। तो हमने धारा 18 में कितने लोगों का उल्लेख किया था, 5, और उसमें हम एक एक करके वहीं बता रहे थे, और आपका एक एक करके बता रहे थे। पहला हमने बताया था कि आपका किसके द्वारा किया गया, आपका माने किसके द्वारा किया गया कथन एडमिशन माना जाएगा। तो पहला हमने बताया वाद के पक्षकार द्वारा। वाद के पक्षकार को भी हमने डिटेल में क्रिमिनल और सिविल में बताया था।
यानी कि कार्यवाही के पक्षकार, वाद नहीं भाई, कार्यवाही में दोनों शामिल है, सिविल और क्रिमिनल दोनों। इसके बाद आपका हमने बताया था कि जो कार्यवाही के पक्षकार है उनके एजेंट द्वारा किए गए कथन भी एडमिशन माने जाएंगे, लेकिन ये कब तो कंडीशन दी गई है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों के आधार पर उन कथनों को करने के लिए यह माने न्यायालय यह विश्वास करता है कि जो एजेंट हैं उनको ऐसे कथन करने के लिए पक्षकारों ने या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप से क्या किया था, अथराइज। तो यहाँ जो सतर्क रहना है, अंदर से पूछ सकता है कि किस रूप में पक्षकारों ने एजेंट को अथराइज किया है, तो उनके कथन भी एडमिशन माने जाएंगे, एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या जवाब रहेगा आपका, दोनों। यानी कि एक्सप्रेस हम कल बताए भी थे, एक्सप्रेस रूप से अथराइज करने का मतलब या तो मुख से बोलकर या लिखकर, और आचरण का मतलब, विवक्षित का मतलब क्या हुआ, बाई कंडक्ट, यानी कि आचरण, हाव भाव, चाल चलन से ये लगता है कि यह व्यक्ति इनका क्या होगा, एजेंट होगा। अगला देखा जाए आपका, ये दो बताया गया था, तीसरा आपका बताया जा रहा था प्रतिनिधि रूप से वादकर्ता द्वारा। तो यही आपका तीसरा पॉइंट हमें बताना है, और यहाँ उदाहरण भी 3-4 हमें देखने हैं, लेकिन सबसे पहले बेयर एक्ट को एक बार समझा दिया जाए और तब कम से कम 2 या 3 उदाहरण हम बताते हैं। देखिए, वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत यानी कि आपका रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस में वाद ला रहे हों, यानी कि आपका वादी बने हों, या जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, यानी कि क्या बने हो, प्रतिवादी। ला जा रहा हो मतलब क्या, प्रतिवादी। किए गए कथन जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जब तक कि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियां नहीं है। अर्थात जो तीसरा पॉइंट आपका सेक्शन 18 का है वह पॉजिटिव न देकर निगेटिव वे में दिया गया है। नकारात्मक रूप में ये दिया गया है कि जो प्रतिनिधिक हैसियत में व्यक्ति होते हैं उनका कथन कब स्वीकृति नहीं होगा, ये तो बता दिया गया, लेकिन हमें इसका पॉजिटिव वे में निकालना है। यानी कि प्रतिनिधिक हैसियत वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन एडमिशन होगा यदि वह तब किया गया है जब वे वैसी प्रतिनिधिक हैसियत होल्ड रखते थे, धारण करते थे। अभी हमने आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल का भी बताया था, वहाँ से भी कवर करिए कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को आर्टिकल 361 में कब प्रोटेक्शन मिलेगा, जब वह पद पर हो कि पहले कि बाद में, पद पर हो, बताया गया था। उसी प्रकार सेम याद रखिए, जब कोई व्यक्ति प्रतिनिधिक हैसियत में हो और उस समय कोई स्टेटमेंट दिया हो और वह स्टेटमेंट जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान दर्शित करता हो, तो ऐसे प्रतिनिधिक हैसियत वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया स्टेटमेंट भी एडमिशन माना जाएगा। अब आपका कहेंगे उदाहरण, तो उदाहरण तमाम है आपका, लेकिन 2 ही उदाहरण हम बताएंगे। भाई उदाहरण तो तमाम है, लेकिन हम उदाहरण आपका कल बताया भी गया था, नेक्स्ट फ्रेंड का उदाहरण बताया गया था, वाद मित्र का यानी कि आपका सीपीसी का आदेश 32 का बताया जा चुका है। दूसरा आदेश 32 का आपका गार्जियन एड लिटेम का उदाहरण बताया गया था,
यानी कि वादार्थ संरक्षक का। इसके बाद आप लिक्विडेटर हो गया। इसके बाद आप लिक्विडेटर यानी कि कंपनी के मामले में। इसके बाद आप देख सकते हैं एक उदाहरण और मैं बता रहा हूँ, प्रापक। प्रापक यानी कि रिसीवर। और एक क्वेश्चन जे में निश्चित आता है सीपीसी में। देखिए प्रापक क्या होता है या रिसीवर, पहले ये समझिए। जहाँ तक रिसीवर या प्रापक की बात है, प्रापक वह व्यक्ति होता है जो न्यायालय की ओर से संपत्ति को होल्ड करता है, यानी कि संपत्ति को धारण करता है। तो किसके लिए धारण करता है? अपने लिए कि न्यायालय की ओर से वह न्यायालय का अधिकारी होता है। तो यूपीजे ने ये सीपीसी में बनाया कि प्रापक होता है वादी का, अभिकर्ता, प्रतिवादी का, न्यायालय का, इनमें से कोई नहीं। तो वादी प्रतिवादी की ओर से नहीं धारण करता, किसके आदेश से करता है? न्यायालय। लोक सेवक है प्रापक, प्रापक के कर्तव्य हैं, तमाम चीजें हैं। एक उदाहरण देखिए आपका तब सही रहेगा। मान लीजिए कोई मकान है और ए तथा बी में उस मकान को लेकर डिस्प्यूट है। न्यायालय ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि किसको वाद लंबितावस्था में, लिस्पेंडेंस में किसको कब्जा दिया जाए। तो जब तय नहीं कर पा रहा है तो न्यायालय उसके लिए एक रिसीवर नियुक्त कर दे। रिसीवर उस मकान की देखभाल करेगा, उस मकान के किराएदारों से पैसा वसूलेगा। तो पैसा अपनी जेब में रखना है कि जमा करना है? तो कहाँ जमा करना है? न्यायालय में। और अगर अपनी जेब में रख दिया तो कौन सा अपराध कर बैठेगा? अमानत में खयानत यानी कि गबन, अमानत में खयानत यानी कि गबन, यानी कि आपराधिक न्यास भंग, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब कि न्यायालय ने रिसीवर या प्रापक, हिंदी में प्रापक कहते हैं, इंग्लिश में रिसीवर कहते हैं भाई, ये बता दिया जाए नए लोगों को। तो आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए उत्तरदायी होगा। अब जब कोई व्यक्ति, अब एविडेंस में आ जाइए, अगर कोई जिस समय कोई व्यक्ति प्रापक था उस समय वह किराए को लेकर या किसी बात को लेकर आपका कुछ कथन किया था, तो और उसका जो कथन है वह विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या दे रहा है? अनुमान। तो क्या उसका कथन या रिसीवर का स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? लेकिन कब किया हो कथन? रिसीवर बनने से पहले, कि रिसीवर के पद से हटने के बाद, कि रिसीवर की हैसियत में रहते हुए? बताइए, जब वह रिसीवर की क्या है हैसियत में, यानी कि कौन व्यक्ति करेंगे और किस कंडीशन में, ये दोनों चल रहा है। अगला देखिए भाई, आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए, विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें जो पार्टी इंटरेस्टेड हैं, अगर वह कोई ऐसा कथन करती हैं जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंगित करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के कथन भी एडमिशन माने जाएंगे। देखिए बैरक की भाषा, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित है, और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं। यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है आपको। कथन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? हितबद्ध व्यक्ति द्वारा। हितबद्ध कैसे, हितबद्धता कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर्टी संबंधी कि मॉनेटरी कि व्यक्तिगत? तो हितबद्धता व्यक्तिगत नहीं थी, यानी कि ये नहीं कि मामा थे, चाचा थे, नाना थे। तो तुरंत दिमाग में स्थिर रखना है। अगर हितबद्धता व्यक्तिगत थी, तो पहले तीनों हितबद्धता देखिए भाई, उसके बाद आपका व्यक्तिगत पर हम आते हैं। देखिए
सांपत्तिक हित का मतलब ये हुआ कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट पैदा हुआ है उस प्रॉपर्टी में कथनकर्ता भले वाद का पक्षकार न हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी के बारे में जब वह उस प्रॉपर्टी में हक रखता था कुछ न कुछ कहा था। जैसे कि आपका दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर और किसी और में विवाद है और दूसरा पार्टनर कुछ कथन कर दिया, तो दूसरे पार्टनर का कथन भी एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि जिस संपत्ति को लेकर विवाद है वो उसमें वह उस व्यक्ति का कैसा हित है, प्रॉपर्टी संबंधी। दूसरा आपका मॉनेटरी या धन संबंधी हित होता है, यानी कि जिस धन को लेकर विवाद है उस धन क्या व्यक्ति पक्षकार तो नहीं है, लेकिन उस धन में कुछ न कुछ उसका इंटरेस्ट छुपा हुआ है और कब कथन किया है, जब वह उसका हित धन में था, तो ऐसी दशा में उसके कथन को भी एडमिशन माना जाएगा। लेकिन एक हैसियत यहाँ नहीं दी गई है और वह कौन है, पर्सनल। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का किसी विषय वस्तु में व्यक्तिगत हित है, अंदर जाकर पूछ सकता है, व्यक्तिगत या पर्सनल इंटरेस्ट है और उस विषय के बारे में वह कोई स्टेटमेंट देता है, तो उस स्टेटमेंट को सेक्शन 18 के तहत 18 के 4 के तहत कहिए एडमिशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ हितबद्धता केवल दो है, तीसरी नहीं है। कौन कौन है हितबद्धता, प्रॉपर्टी और कौन, मॉनेटरी, व्यक्तिगत नहीं। अब समस्या देखिए व्यक्तिगत पर, पिछली बार भाई आपका यूपीएपीओ में आया क्वेश्चन, उसको हम बता दें। अगर व्यक्तिगत हितबद्धता है और व्यक्ति कोई कथन करता है तो ऐसी दशा में क्या होगा। मान लीजिए विवाद उत्पन्न ये हुआ, यही क्वेश्चन पूछा भी गया था। विवाद उत्पन्न ये हुआ कि क्या ए और बी हस्बैंड और वाइफ हैं, तो जो लोग उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, फ्रेंड हो गए, फ्रेंडी हो गई, यानी कि भाई देखिए भाई वाक्य वापस लिया जाता है आपका। अब ये है कि भाई लाइव क्लास भी चलता है, ऑफलाइन केवल चलता था तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हजारों लोग देखेंगे तो भाई शब्दों को वापस लिया जाता है, यानी कि मित्र था और आपका कह सकते हैं सहेली थी इत्यादि, अब सही रहेगा। तो यानी कि ऐसी दशा में ये लोग व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हैं, तो इनकी जो ओपिनियन है, इनका विचार है, इनकी राय है, क्या विवाह को साबित करने के लिए रेलेवेंट होगी कि नहीं, साक्ष्य में प्रस्तुत की जाएगी कि नहीं। वहीं पूछा गया था कि किस सेक्शन में आएगा, तो आगे बताया जाएगा सेक्शन 50, यानी कि किस सेक्शन में, 50 में नातेदारी के बारे में राय। याद रखिएगा, आगे बताएंगे हम डिटेल में। अगला देखिए आपका लास्ट पॉइंट क्या कहता है, धारा 18 का, उस व्यक्ति द्वारा कथन किया गया है जिससे हित व्युत्पन्न हुआ, क्रिएट हुआ या किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट मिला है। देखिए इसका उदाहरण हम बताएंगे। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ हो, लेकिन ये कथन कब किया गया हो, जब वह व्यक्ति ऐसा इंटरेस्ट रखता था, यानी कि ऐसा हित रखता था। इसका एक अच्छा आप उदाहरण देखिए, अच्छा उदाहरण देखिए भाई आपका कैसे इसको, ए के पास ये मकान है और यह मकान ए ने बी को बेच दिया। भाई बेचा आपका 1 जनवरी 2021 को बेच दिया और बी और सी में इस मकान को लेकर डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया है। अब समस्या ये आई कि अगर ए ने इस मकान के बारे में कोई कथन किया है जो इस मकान के विवादक तथ्य
या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंगित करता है तो ए का कथन भी एडमिशन माना जाएगा। लेकिन कब ए ने कथन किया हो, टाइम अच्छे से याद रखिए, कब कथन किया हो, जब ए वैसी हैसियत रखता था, यानी कि जब ए क्या था, इसका मालिक। तो मालिकाना हक कब चला गया? 1 जनवरी 2001 से। तो इसके पहले अगर ए ने कोई कथन किया है तो इसका कथन भी एडमिशन माना जाएगा। अब बताइए, 2 जनवरी को कथन किया तो क्या एक का कथन का कोई मूल्य होगा? क्या एक का कथन एडमिशन माना जाएगा? नहीं। अब देखिए, पक्षकारों, बेरक भाषा तोड़ा जाए, पक्षकारों को जिन व्यक्तियों से हित व्युत्पन्न हुआ है, तो आप लोग खुद बताइए, इस उदाहरण में जो भी है उसको हित, इस मकान में हित किससे व्युत्पन्न हुआ है, किससे मिला है? ए से। इसी को कहते हैं भाई। तो जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है वह व्यक्ति जब उस मकान में इंटरेस्ट रखता था उस समय कोई कथन किया हो, केवल कथन ही नहीं बल्कि वह कथन धारा 17 में एडमिशन की परिभाषा में क्या होता हो, सेट, तो ऐसे व्यक्ति का कथन भी एडमिशन माना जाएगा। अब आइए, आपका थोड़ा बड़ी धारा थी, अब आइए सेक्शन 19 देखा जाए। जहाँ तक सेक्शन 19 और 20 की बात है, 19 और 20 में शुद्ध रूप से पर व्यक्तियों द्वारा किए गए कथनों को या थर्ड पर्सन द्वारा किए गए स्टेटमेंट को कुछ दशाओं में एडमिशन के रूप में मान्यता दी गई है। तो पहला क्वेश्चन आपका बना कि तृतीय व्यक्ति द्वारा या थर्ड पर्सन द्वारा किए गए कथन को किस किस धारा में एडमिशन माना गया है? तो कम से कम 2 धारा याद रखिएगा, कौन कौन? 19 और 20। 19 से लगातार क्वेश्चन बन रहा है, आपका 20 से भी बन रहा है, और 20 से अच्छा क्वेश्चन उदाहरण बनता है। लेकिन सबसे पहले 19 को देखा जाए, और 19 में जो किराएदार द्वारा एडमिशन किया गया है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वहीं इलस्ट्रेशन बार बार प्री और मेंस में बन रहा है। देखिए, उस उदाहरण को बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपका 19 देखिए। वास्तव में जो धारा 19 है इसकी भाषा कठिन है, इसमें कोई शक नहीं है। भाषा तो हम समझाएंगे ही, लेकिन ये समझ में तब आएगा जब इसके साथ जो इलस्ट्रेशन है उसको बताया जाएगा। भाषा भाई उतना समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि आपके दिमाग में बैठे। नए लोगों को तो भाई वैसे भी नहीं आता एविडेंस पहली बार में, पुराने लोग कुछ पकड़ भी पाते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हो ये सिर के ऊपर से निकल जाता है पहली बार में। फिर भी एक बार देखिए अच्छे से। उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध प्रूफ की जानी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति एडमिशन 19 में कर रहा है वह वाद का पक्षकार नहीं है, लेकिन उसकी जो स्थिति है वह ऐसी है कि अगर वाद के पक्षकारों के विरुद्ध उसकी स्थिति को साबित कर दिया जाए तो मामले पर कुछ न कुछ क्या पड़ सकता है, प्रभाव। जैसे कि आपका उदाहरण हम बताएंगे अच्छे से, और इसको तोड़ेंगे, पहले बेरक देखिए। वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, एडमिशन है। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हैं
या ऐसे दायित्व के अधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक साधारण उदाहरण बनाकर समझाया जाए। ए बी ये वाद के पक्षकार हैं, यानी कि मुकदमा किनके बीच चल रहा है, ए और बी। एक थर्ड पर्सन बना दिया जाए, यानी कि दाल भात में मुसलचंद जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सी थर्ड पर्सन है। देखिए थर्ड पर्सन का नियम समझिए भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा जाकर, जहां तक थर्ड पर्सन का नियम है थोड़ा एक्स्ट्रा जाकर 2-3 क्वेश्चन निकालिए। यानी कि आपका पहला आईपीसी में थर्ड पर्सन देखिए, पति पत्नी और वो, तो वो मतलब क्या, यानी कि जो वो होता है वह थर्ड पर्सन होता है, यानी कि जार, यानी कि एडल्ट्री का अपराध। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब वो को बचा लिया और आपका जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में जस्टिस दीपक मिश्रा जी की अंतरात्मा जागी, यानी कि गुड कंसेंस जागा, और उन्होंने कहा कि पत्नी की इच्छा स्वतंत्र होनी चाहिए और पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है। अतः ये जो सेक्शन आपका 497 है एडल्ट्री, इसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं और जार अब दंड का भागी नहीं होगा, यानी कि ओ मतलब कौन इस उदाहरण में, सी, अब ये दंड का भागी नहीं होगा। थर्ड पर हम बता रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत अच्छा सिद्धांत है। कॉन्ट्रैक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो इस पर तो पूरा लिस्ट ही पढ़ना रहता है आपका। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा के आपका संसर्ग का सिद्धांत या संविदा की गुप्तता का सिद्धांत, संविदा के संबंध का सिद्धांत। तो संविदा में गुप्तता होती है, प्राइवेसी होती है, संविदा सामान्यतः थर्ड पर्सन को नहीं जानती। तो क्या गुप्तता का सिद्धांत है, क्लियर किए रहिए कि अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, भंग किया है, तो मुकदमा केवल और केवल ए कर सकता है, पूरा समाज नहीं। अतः संविदा में क्या होती है, गुप्तता, और थर्ड पर्सन को संविदा नहीं जानती। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है और वह आपका एक एक्सेप्शन भी बता दें आपका। देखिए बहुत अच्छा पूछा जाता है उदाहरण भी आपका, ये उदाहरण, ए बी 2 भाई थे और इनकी एक प्यारी बहना थी सी, यानी कि ए भाई हैं, बी भाई हैं और बहन कौन है, सी। आपका ए और बी आपस में संविदा करते हैं कि जब सी का विवाह होगा तो हम लोग 5-5 लाख रुपया विवाह में खर्चा देंगे। तो आप लोग दिमाग लगाकर बताइए तो संविदा के पक्षकार कौन है? क्या बहन संविदा की पक्षकार हैं? नहीं। तो सामान्य ए बी हैं, तो सामान्य नियम ये आया कि जब बहन संविदा की पक्षकार नहीं है और ए और बी ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो बहन इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन लगता है तो खतरनाक ही होता है हमेशा आपका, जैसे कि आपका अफगानिस्तान सबसे अच्छा उदाहरण है। 2.5 लाख सैनिक थे और पूरा हथियार अत्याधुनिक थे, लेकिन अब लेकिन लग गया, सब डर के क्या हुए, अरे भाई ऐसे भी मरेंगे, अब अमेरिका कितने दिन काम आएगा। अब तालिबानी खोज खोज के मार रहे हैं घर में घुस के कि कौन अमेरिका का साथ दिया, और एयरपोर्ट पर लाखों की भीड़ है, आप देख ही रहे हैं। उसी में आतंकवादी भी मौका पर चौका मार दिए, यानी कि क्या कर दिए, बम विस्फोट, और 200-400 लोग ऐसे ही चले गए। यानी कि यहाँ रहेंगे तब भी जाएंगे, एयरपोर्ट पर रहेंगे तब भी मारे जाएंगे, तमाम समस्याएं हैं। तो आगे देखा जाए इसको, तो आपका लेकिन एक्सेप्शन में जाकर बहन इस संविदा को प्रवृत्त करा सकती हैं, इन्फोर्स करा सकती हैं और दोनों इन निकम्मों भाइयों से 5-5 लाख वसूल सकती हैं, अगर ये क्या किए देने से। लेकिन ये नियम नहीं है थर्ड पर्सन का, ये क्या हम बता रहे हैं, अपवाद। तो आइए अब थर्ड पर्सन पर सही रहेगा भाई, अब तो कुछ 2-4 संभालिए उदाहरण ना। अब आइए थर्ड पर्सन देखा जाए, ए और बी, ध्यान से देखिए। अब 19, अब समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा।
ए और बी वाद के पक्षकार हैं और एक थर्ड पर्सन सी है, और थर्ड पर्सन इस हैसियत में है कि इसकी स्थिति या दायित्व को माने अगर इसकी स्थिति को साबित कर दिया जाए या तो ए के विरुद्ध या बी के विरुद्ध, तो ऐसी दशा में ए और बी के विरुद्ध जो विवाद चल रहा है उस पर कुछ न कुछ क्या पड़ेगा, प्रभाव। और इसी दौरान सी ने कोई कथन किया, लेकिन सतर्क रहना है सी ने कब कथन किया हो, जब उस हैसियत में वह था कि नहीं था। तो सी का कथन इनके खिलाफ किस रूप में प्रयोग में किया जाएगा, एडमिशन के रूप में। यही सेक्शन 19 थर्ड पर्सन की बातों को भी स्वीकृति मानती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए जो आपका इलस्ट्रेशन इस धारा के साथ दिया गया है उसको अच्छे से हम बना रहे हैं मॉडल, और वहीं आपको इस धारा को समझने में काफी काम करेगा। देखिए मॉडल भाई आपका, इसको देखिए आपका थोड़ा भाषा जो लिखी गई है वास्तव में उलझाऊ है और दृष्टांत भी आपका उलझाऊ है। अब एक बना लिया जाए ए बी और सी। ध्यान से देखिए, अब ए को हम मालिक, किसी उदाहरण पर सेट किया जाएगा। ए को हम मालिक बना लिए हैं, बी को आपका एजेंट बना लिया जाए या तृतीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति का मतलब कि बी ने ए से करार किया है कि हम इस मकान का क्या वसूलेंगे, किराया वसूलेंगे, और इसके एवज में आप हमें कुछ कमीशन दीजिएगा। और सी को बना लिया जाए किराएदार। अब इसी उदाहरण पर आपका सेट किया जाएगा, सेम उदाहरण भी दिया है। देखिए एक एक शब्दों को लेकिन ध्यान से देखिए क्या कहता है भाई बेरेक। ख के लिए भाटक संग्रह करने का दायित्व क लेता है। यानी कि देखिए आपका जो ये दृष्टांत है थोड़ा उल्टा हो गया आपका, यानी कि जो बेरेक की भाषा है उल्टा न चल के सीधा चला जाए, इसको नाम चेंज किया जाना है भाई। मालिक बी बना लिया जाए और तृतीय व्यक्ति कौन बना लिया जाए, ए, और जो किराएदार हैं वो तो क्या रहेगा, सी। क्योंकि ख क सब दिया है तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो बेयर एक्ट में बातें लिखी, क को हम आपका ए मान चुके हैं, ख को क्या माने हैं बी, और ग को हम क्या माने हैं सी। तो इसमें जो बेयर एक्ट में की बातें दी गई हैं अब सही रहेगी। देखिए आपका ख के लिए भाटक संग्रह करने का दायित्व क लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि क मतलब ए, यह लाइबिलिटी अपने पर लेता है, जिम्मेदारी लेता है कि हे ख तुम मकान मालिक हो और तुम्हारे लिए हम भाटक एकत्र करेंगे। भाटक यानी कि रेंट एकत्र करेंगे। रेंट मतलब कि हम किराएदारों से, तुम्हारे किराएदारों से क्या वसूलेंगे, किराया। तो आपका मालिक कौन हो गया, बी, और कौन जिम्मेदारी लिया है कि हम किराया वसूलेंगे, ए। अब आइए, ग द्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मालिक हैं यानी कि बी हैं, यह ए पर यानी कि जो व्यक्ति किराया वसूलने का दायित्व जिस पर था उस पर मुकदमा लाता है। ये दायित्व लिए थे, ये निभाए नहीं, तो किससे किराया वसूलने का दायित्व उदाहरण में बी ने लिया था, तो किस माने ए ने। तो बताइए ए ने किससे किराया वसूलने का दायित्व लिया था, सी से, भाई किराएदार से। अगला शब्द देखिए, को इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि गौ से ख को भाटक दे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क है, क यानी कि ए,
ए मतलब कि जिसको दायित्व सौंपा गया था। को इस बात का प्रत्याख्यात करता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि को इस बात से इनकार करता है कि गौ से ख को भाटक दे हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ए है यह न्यायालय में कहता है कि हजूर सी का कोई किराया बाकी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, गौ द्वारा यह कथन की, गौ का मतलब यहाँ किराएदार, किराएदार द्वारा यह कथन की उस पर ख को भाटक दे हैं, एडमिशन है, और यदि क इस बात से इनकार करता है कि गौ द्वारा ख को भाटक दे था, तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है। यानी कि आपका इसी बीच किराएदार कूद पड़ते हैं बीच में और कहते हैं कि हमारा तो किराया बाकी है और आपका कौन वसूलने नहीं आया, ये तो कभी वसूलने ही नहीं आया। तो दिमाग अब ये लगाना है, जो ये थर्ड पर्सन कथन किया है और इसका कथन क्या एडमिशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो बताइए, यह जो एडमिशन होगा किसके विरुद्ध रेलेवेंट होगा? एक है, और ए को, ए का मुख अब क्या किया जा सकता है? बंद, यानी कि कथन कोई और किया सी, और किसका मुख पलटने से किसको रोक दिया गया? ए को। क्यों? क्योंकि ए ने दायित्व लिया था। तो एक लाइन ये आया कुल मिलाकर, फिर से एक बार घर पे भाई पढ़िएगा कि थर्ड पर्सन द्वारा कुछ दशाओं में किए गए कथन भी एडमिशन माने जाएंगे। अब आइए धारा 20 का मैच खेलिए, और सेक्शन 20 भी काफी महत्वपूर्ण है। जो भी कारण रहा हो, पता ना क्यों धारा 20 से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो धारा 20 को जब भी पढ़िए, पहला हम सिद्धांत बताएंगे, तब केस बताएंगे, तब बेरेक बताएंगे, तब उसमें टेक्निकल जो चीज है, और तब लास्ट में घोड़ा घोड़ा घोड़ा, यानी कि 3 बार घोड़ा कहना है और घोड़े को कोरिलेट करना है। लेकिन सबसे पहले सिद्धांत पढ़िएगा। सिद्धांत जो सबसे पहला पूछा जाता है, आम जनता आपका जाएंगे कहीं तो फिर आपका बता, जैसे कि आप कहीं बस में गए, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं आपकी मान लीजिए 2-4 मित्र मिल गए, तो पहला तो पूछेंगे कहाँ पढ़ रहे हो, तो भाई कोई कहेगा कि मनोज सर के हैं, तो भाई शांत नहीं बैठेंगे, ये इतिहास गवाह है, मैं बता दूं। लगेंगे क्वेश्चन पूछने, और ट्रेन में कई बार विवाद लोग कर दिए, मना किया जाता है एग्जाम देने से पहले जाते समय, भाई सबको मना किया जाता है कि आप कोई भी शिकायत करें हमारी, हिनाई करे या कोई भी कुछ कहे, तो आप अपने आचरण और प्रश्नों से जवाब दीजिए और आप वहाँ विवाद न करिए, मना करना पड़ता है। तो ऐसी दशा में पहले तो ये क्वेश्चन अब पूछना शुरू कर देंगे, और इतना क्वेश्चन पूछ देंगे कि आप ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन ध्वस्त नहीं होते यहाँ के लड़के। ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे बिहार जे हो, बिहार एपीओ हो, तमाम लोगों ने ये कहा कि मेरिट मनोज सर के कारण ही बढ़ रही है। आप जाकर किसे पूछिएगा, जो ला का छात्र होगा जानता होगा, तो भाई लड़के इनके मेरिट चढ़ा दे रहे हैं। दिल्ली तक ये, दौलताबाद तक ये प्रचार हुआ है। और दूसरी कोचिंग में जाएंगे तो पहला वाक्य टीचर का यही रहेगा, और कहीं भी पढ़ लेना बचवा, लेकिन मनोज सर के यहाँ न जाना। यही आपका देखिएगा, जरूर कहेगा। आप कहीं जाकर टेस्ट ले लीजिए और कहे कि मनोज सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं टीचर यहाँ के, तो अलग बात है। तो आपका, लेकिन इतना पढ़ लीजिए कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, पीछे नहीं हटना है। और सबसे पहला धारा 20 का सिद्धांत आता है, रेफरी का सिद्धांत। तो आप अगर वह एक पूछे तो आप 3 बताइए, यानी कि एक बिहारी सब पे क्या भारी। देखिए आपका रेफरी का सिद्धांत देखिए भाई पहले। अब जहां जहां रेफरी का सिद्धांत है, अगर एक पूछे एविडेंस में तो आप तीनों बता दीजिए तो शांत हो जाएगा कोई। अगर एविडेंस में पूछे तो 20 बताइएगा,
निर्णायक या एम्पायर या रेफरी, अभी हम बताते हैं क्या होता है। अगर यहीं सीआरपीसी में पूछे तो 392 बताइएगा, और आपका 70 71 69 370 बताइएगा। 370 ही है ना भाई। हाँ देखिए भाई, 3 जगह से बताइएगा। आपका रेफरी का सिद्धांत पूछे और एक और भी न माने कोई, तो आईपीसी में एक केस बता दीजिएगा, और वह बता दीजिएगा आर वर्सेज कौन सा। हाँ अभी हम बता रहे हैं, इसको भी थोड़ा डिटेल में ही चला जाए, क्योंकि भाई डिटेल में चलने से ये गोविंदा ये रहेगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, गलत होने की संभावना कम रहेगी। देखिए पहले आपका रेफरी का सिद्धांत आपका एविडेंस की धारा 20 में है, यहीं 20 तो हम बताएंगे ही, लेकिन यह सिद्धांत पहले सीआरपीसी में देख लिया जाए, और तब आपका केस, तब लास्ट में एविडेंस शुरू किया जाएगा। सीआरपीसी में जो यह सिद्धांत है मुख्यतः 2 धाराओं में समाहित है। एक सेक्शन आपका 392 और दूसरा आपका आप कह सकते हैं 370। इसमें है क्या, अब एक एक आपका चीजें देखनी है। देखिए आपका, अगर जजों बराबर किसी अपील में, पहले अपील में आइए, अगर किसी मामले की उच्च न्यायालय में अपील होती है और जज बराबर हो गए, यानी कि 4 जज अपील सुन रहे हैं, अब इसमें क्या हुआ कि 2 जज पक्ष में और 2 जज कहाँ, विरोध में, तो ऐसी दशा में एक जज को और जोड़ा जाएगा, और दोनों जज अपना अपना निष्कर्ष निकाल कर किसको भेजेंगे, एक और को, और जो ये 1 होगा ये 5वां होगा, और यहीं आपका अगर इधर लुढ़क गया तो 3 हो जाएंगे, और इधर लुढ़क गया तो 3, और 3-2 से क्या आ जाएगा, फैसला। तो बताइए एम्पायर का काम इसमें कौन किया, ये 5वां ने किया। इसी प्रकार 370 भी अच्छे से तैयार रखना है, ये अपील में लागू नहीं होगी, बल्कि जो डेथ सेंटेंस या मृत्यु दंडों के लिए पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को मामला प्रस्तुत किया जाता है उसमें लागू होगी। तो अगर मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए मामला हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और आपका जजों में मतभेद हो गया, और वह मतभेद बराबर बराबर हैं, यानी कि 2 जज हैं तो एक कह रहा है कि पुष्टि, एक खंडन, या 4 हैं तो 2 पुष्टि और 2 क्या कर रहे हैं, खंडन की बात, तो एक तीसरे को जोड़ा जाएगा, और तीसरा जिधर चला जाएगा उधर फैसला आ जाएगा। इसका उत्तम उदाहरण आप अगर कोई पूछे तो आईपीसी की कौन सी धारा का बताएंगे, तो 299 और 300 में जो आपका कह सकते हैं कि जो केस हैं, लीडिंग केस हैं आपका, वह कौन सा है, आर वर्सेज गोविंदा। और आर वर्सेज गोविंद या गोविंदा के केस में मुख्य न्यायाधीश मने कौन थे, मेलविल है, मेलविल या मेलविज जो भी कहे। देखिए इसमें हुआ क्या भाई, एक गोविंद हुआ था और उसने अपनी पत्नी को धराशायी कर दिया, और आपका उसके सिर पर 2-3 मुक्कों का प्रहार किया। उसकी पत्नी के सिर की नसें फट गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, मर्डर का चार्ज लगाया गया। कोर्ट ऑफ सेशन ने हत्या के लिए दोषी ठहराया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की गई। अपील में 2 जजों को रखा गया, एक कैंपवेल थे और दूसरा हरिदास थे, यानी कि एक भारतीय हाई कोर्ट में जज था और एक विदेशी, और दोनों सुनवाई शुरू किए। तो आपका एक जज कह रहा था कि नहीं ये मर्डर होगा, और एक जज कह रहा था कि नहीं ये मर्डर से थोड़ा कम होगा, यानी कि हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध होगा।
यानी कि एक जज कहा कि नहीं 302 के तहत दंडित किया जाए गोविंदा को, और एक कह रहा है कि 304 आईपीसी के तहत। तो जब दोनों में विवाद हो गया तो ये लोग दोनों अपना अपना निष्कर्ष किसको भेजे, एक तीसरा बनाया गया मेलविज को, और मेलविज ने 299 और 300 में अंतर बताया और कहा कि यह 304 में मामला जाएगा, हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव। और आपका एक बात इन्होंने बताई, जो संभाव्य और अधिसंभाव्य शब्द है उसी को इन्होंने उठाया कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाई गई है जिससे संभावना थी कि वह मर जाएगा, मर भी गया,